एक नई शुरुआत। दुनिया अब शांत थी, लेकिन मीरा के अंदर पहली बार एक अलग तरह की हलचल थी। इतनी लंबी यात्रा के बाद पहली बार उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। आर्यन उसे दूर से देख रहा था। तुम बदल गई हो, उसने धीरे से कहा। मीरा मुस्कुराई। हाँ, लेकिन इस बार बदलाव ने मुझे मुझसे दूर नहीं किया। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे डर था। मीरा ने उसकी तरफ देखा। किस बात का? आर्यन ने हल्की सांस ली। कि एक दिन तुम इतनी आगे निकल जाओगी कि मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा। मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। तुमने कभी मेरे पीछे चलना नहीं था आर्यन, तुम्हें मेरे साथ चलना था। कुछ पल दोनों चुप रहे। इतनी लड़ाइयों, इतने जन्मों और इतने सवालों के बाद पहली बार उनके बीच कोई डर नहीं था। आर्यन ने धीरे से कहा, तो अब? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। अब क्या? आर्यन ने कहा, अब जब कोई सिस्टम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, तो क्या हम अपनी कहानी लिख सकते हैं? मीरा ने उसकी तरफ देखा। शायद अब पहली बार हमारी कहानी सच में हमारी है। दूर खड़ी अनाया ने दोनों को देखा और मुस्कुरा दी। आखिरकार, उसने कहा, इन दोनों को समझ आया। वेद ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ लोग पूरी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन अपने दिल को समझने में समय लगाते हैं। उस शाम पहली बार सबने बिना किसी डर के साथ बैठकर बातें की। कोई भविष्य की चिंता नहीं थी, बस एक एहसास था कि कुछ कहानियां युद्ध से नहीं, शांति से पूरी होती हैं। दिल की बात। सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। कई सालों की भागदौड़ के बाद मीरा को पहली बार ऐसा लग रहा था कि समय सच में उसके साथ चल रहा है। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतना क्या सोच रहे हो? आर्यन ने बाहर देखते हुए कहा, सोच रहा हूं हमने कितनी अजीब यात्रा शुरू की थी। मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, हमें लगा था हमें दुनिया बदलनी है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और आखिर में? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। हमें खुद को समझना था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा। उसकी आवाज में इस बार कोई डर नहीं था। क्या तुम्हें कभी लगा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? मीरा ने सोचा, नहीं, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मुझे हर चीज अकेले संभालनी है। आर्यन ने कहा, और अब? मीरा ने उसकी तरफ देखा। अब समझ आया, साथ होना कमजोरी नहीं होता। आर्यन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? मीरा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, इतने जन्मों से पूछ रहे हो, अब भी पूछ रहे हो? दोनों हंस पड़े। दूर से अनाया ने यह देखा और मुस्कुरा दी। आखिरकार सिस्टम से बड़ी चीज मिल ही गई। वेद ने पूछा, क्या? अनाया ने जवाब दिया, एक सामान्य खुशी। शाम को सब एक साथ बैठे थे। वेद ने अचानक कहा, एक बात बाकी है। आर्यन ने पूछा, क्या? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बड़ी यात्रा के बाद क्या तुम दोनों अपनी नई शुरुआत नहीं करोगे? मीरा और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल की खामोशी, और फिर मीरा ने धीरे से कहा, शायद अब समय है। आर्यन की आंखों में खुशी थी, क्योंकि इस बार उसे कोई दुनिया नहीं बचानी थी। उसे सिर्फ एक रिश्ता निभाना था, एक वादा। शाम ढल चुकी थी। हल्की सुनहरी धूप हवेली के आंगन में बिखरी हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती हवा में एक अजीब सी शांति थी। इतने वर्षों में पहली बार यह शांति बोझ नहीं लग रही थी। मीरा अकेली बगीचे में बैठी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में गुलाब की पंखुड़ियों को छू रही थीं। उसे याद आया, वही लड़की जो कभी हर पल अगले युद्ध की तैयारी करती रहती थी।
अब उसके पास लड़ने के लिए कोई युद्ध नहीं था, और शायद उसे इसी बात की आदत डालनी थी। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। बिना मुड़े ही वह मुस्कुरा दी। तुम्हारे कदमों की आवाज पहचानना अब भी नहीं भूली। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया। और मैं आज भी तुम्हारे सामने आते समय उतना ही घबरा जाता हूं। मीरा उसकी तरफ देखकर हंस पड़ी। इतनी लड़ाइयां जीतने वाला इंसान मुझसे डरता है। आर्यन ने सिर हिलाया। दुश्मन से लड़ना आसान था, तुम्हारे सामने दिल की बात कहना हमेशा मुश्किल रहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में चमेली की हल्की सी खुशबू घुल रही थी। आर्यन ने जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। कोई महंगा आभूषण नहीं, कोई चमकता हुआ रत्न नहीं, बस चांदी की एक साधारण सी अंगूठी। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह? आर्यन मुस्कुराया। याद है, एक बार तुमने कहा था कि सबसे कीमती चीज वह होती है जिसके पीछे दिखावा नहीं, भावना हो। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसे सचमुच वह बात याद थी। वर्षों पहले, एक बिल्कुल अलग जीवन में। आर्यन ने धीरे से कहा, मीरा, मैं तुम्हें किसी वादे में बांधना नहीं चाहता, बस तुम्हारे साथ हर सुबह और हर शाम जीना चाहता हूं। अगर किसी दिन मैं कमजोर पड़ जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ लेना। अगर किसी दिन तुम टूट जाओ तो मुझे तुम्हें संभालने देना। और अगर पूरी दुनिया फिर कभी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो इस बार हम अकेले नहीं लड़ेंगे। उसने धीरे से अंगूठी आगे बढ़ाई। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी चलोगी? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर गाल पर ढुलक आया। उसने अंगूठी नहीं देखी, उसने आर्यन की आंखों में देखा। वहां कोई योद्धा नहीं था, कोई नायक नहीं था, बस एक इंसान था जो उसे पूरे दिल से चाहता था। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। इस जन्म में, और अगर जन्मों का सिलसिला सच हुआ तो हर जन्म में। आर्यन ने कांपते हाथों से अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। दूर बरामदे में खड़े वेद ने मुस्कुराकर अनाया से कहा, लगता है आखिरकार इस कहानी ने अपना सबसे कठिन युद्ध जीत लिया। अनाया ने पूछा, कौन सा? वेद ने दोनों को देखते हुए उत्तर दिया, दिल का युद्ध। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें दोनों पर पड़ रही थीं। इस बार कोई भविष्यवाणी नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। सिर्फ दो लोग थे जिन्होंने आखिरकार एक दूसरे को चुन लिया था। दो परिवार, एक निर्णय। सगाई के 3 दिन बीत चुके थे। हवेली का वातावरण अब पहले जैसा गंभीर नहीं रहता था। लंबे समय बाद गलियारों में हंसी की आवाजें गूंजने लगी थीं। सुबह की चाय के समय अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है। आर्यन ने अखबार से नजर उठाई। किस बात का? अनाया ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हमारे महान योद्धा साहब मुस्कुराना भी जानते हैं। पूरा कमरा हंसी से भर गया। आर्यन ने बनावटी नाराजगी दिखाई। तुम लोग मुझे कभी गंभीरता से नहीं लोगे, है ना? वेद ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, नहीं, अब उसकी जरूरत भी नहीं है। बहुत साल गंभीर होकर जी लिए। उसी समय मीरा अंदर आई। हल्के नीले रंग का सूती सलवार सूट, बिना किसी भारी आभूषण के, बस हाथ में सगाई की वही चांदी की अंगूठी। आर्यन की नजर कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। मीरा ने महसूस किया, क्या हुआ? आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस आज पहली बार तुम्हें इतनी सुकून में देखा है। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। दोपहर तक दोनों परिवारों के बड़े सदस्य बैठक में इकट्ठा हो चुके थे। इतनी लंबी यात्रा के बाद अब चर्चा किसी युद्ध की नहीं, एक विवाह की थी। मीरा के पिता ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम दोनों की इच्छा हो तो अब शादी की तारीख तय कर देनी चाहिए। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा गई। आर्यन ने मीरा की तरफ देखा, जैसे हमेशा की तरह।
उत्तर पहले उसकी आंखों में ढूंढ रहा हो। मीरा ने हल्के से सिर झुका दिया। वह सहमति थी, शब्दों से कहीं अधिक स्पष्ट। वेद मुस्कुराया, इतने वर्षों में पहली बार। हम किसी शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, किसी युद्ध की नहीं। घर की बड़ी बुजुर्ग दादी माँ ने पंचांग खोला, कई तारीखें देखीं, फिर बोली, अगले महीने की पूर्णिमा, इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा। पूर्ण चंद्रमा और दो आत्माओं का नया जीवन। अनाया ने तुरंत ताली बजा दी। मतलब शादी पक्की। आर्यन ने धीरे से मीरा की तरफ देखा। डर तो नहीं लग रहा? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, पहले लगता था जब भविष्य दिखाई नहीं देता था, अब नहीं, क्योंकि इस बार भविष्य हम साथ लिखेंगे। शाम को हवेली रंग बिरंगी रोशनियों से सजने लगी। नौकर चाकर तैयारियों में लग गए। आंगन में गेंदे और मोगरे की मालाएं टांगी जाने लगीं। रसोई से मिठाइयों की खुशबू आने लगी। लंबे समय बाद वह हवेली जिसने कभी युद्धों और रहस्यों को देखा था, अब शहनाइयों का इंतजार कर रही थी। रात को अपनी बालकनी में खड़ी मीरा आसमान की ओर देख रही थी। आर्यन चुपचाप उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? मीरा ने चांद की ओर देखते हुए कहा। इतने जन्म, इतनी जुदाइयां, इतनी परीक्षाएं। फिर उसने आर्यन का हाथ थाम लिया और आखिर में, हमारी मंजिल कोई महल, कोई शक्ति या कोई रहस्य नहीं था, हमारा घर था। आर्यन ने उसकी उंगलियों को धीरे से थाम लिया। और अब मैं वादा करता हूं, इस घर में तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आसमान में पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो वह भी इस नए अध्याय का साक्षी बनना चाहता हो। हल्दी की पहली हंसी। पूर्णिमा में अभी 5 दिन बाकी थे, लेकिन हवेली में उत्सव आज से ही शुरू हो चुका था। सुबह का सूरज जैसे ही आंगन में उतरा, पूरे घर में हल्दी, चंदन और ताजे फूलों की खुशबू फैल गई। बड़े बड़े पीतल के कलश, गेंदे की मालाएं, आम के पत्तों की बंधनवार और रंग बिरंगी रंगोलियां पूरे आंगन को किसी राजमहल जैसा बना रही थीं। इस बार हवेली युद्ध की तैयारियों से नहीं, एक राजसी विवाह की तैयारियों से गूंज रही थी। मिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। नीचे हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था। कोई फूल सजा रहा था, कोई मेहमानों की सूची बना रहा था, कोई संगीत की तैयारी कर रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, शायद खुशियां भी धीरे धीरे घर का रास्ता सीख जाती हैं। उसी समय दरवाजा बिना दस्तक के खुला। अनाया तूफान की तरह अंदर आई। राजकुमारी जी, इतनी देर से यहां क्या कर रही हो? मीरा हंस पड़ी। बस, सबको देख रही थी। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखना बाद में, आज तुम्हारी हल्दी है और दुल्हन बनने की प्रैक्टिस भी। मीरा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था तुम बड़ी हो जाओगी। अनाया ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं बड़ी हो गई हूं, लेकिन भाभी को परेशान करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ आर्यन के कमरे में बिल्कुल अलग माहौल था। उसके दोस्त उसे घेरे बैठे थे। महाराज, एक ने कहा, इतनी लड़ाइयां जीत लीं, लेकिन शादी से पहले चेहरे का रंग उड़ गया है। कमरे में जोरदार ठहाका गूंजा। आर्यन मुस्कुराया। युद्ध में हारने का डर नहीं था, यहां गलती करने का डर है। वेद, जो अब तक चुपचाप बैठा था, मुस्कुराया। पहली सलाह, बीवी से बहस जीतने की कोशिश मत करना। और दूसरी? आर्यन ने पूछा। अगर वह कहे कि उसकी गलती है, तो समझ जाना कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस बार खुद आर्यन भी हंसी रोक नहीं पाया। दोपहर तक पूरा आंगन मेहमानों से भर चुका था। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। ढोलक की थाप पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मीरा हल्के पीले रंग के सूट में आंगन के बीचों बीच बैठी थी।
उसके चेहरे पर हल्का संकोच था, लेकिन आंखों में सुकून था। सबसे पहले दादी माँ ने उसके माथे पर हल्दी लगाई। हमेशा खुश रहो। सबसे पहले दादी माँ ने उसके माथे पर हल्दी लगाई। हमेशा खुश रहो। और यह मुस्कान कभी कम मत होने देना। फिर एक एक करके परिवार के सभी सदस्य उसके पास आए। कोई गाल पर हल्दी लगा रहा था, कोई हाथों पर, और कोई आशीर्वाद दे रहा था। अनाया ने मौका मिलते ही पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। अब बनी हमारी दुल्हन। मीरा ने हंसते हुए बदला लेने की कोशिश की। कुछ ही सेकंड में दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थीं। पूरा आंगन उनकी हंसी से भर गया। दूर खड़ा आर्यन यह सब देख रहा था। उसकी नजर मीरा से हट ही नहीं रही थी। वेद उसके पास आकर खड़ा हुआ। क्या देख रहे हो? आर्यन ने बिना नजर हटाए कहा। इतने सालों बाद मैं उसे पहली बार इतना बेफिक्र देख रहा हूं। वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह हमारी जीत है। उसी समय मीरा की नजर भी आर्यन से मिली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी मुस्कान किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी थी। ढोलक की थाप तेज हो गई। आंगन में हंसी, संगीत और शुभकामनाओं का शोर गूंज रहा था। लंबे समय तक अंधेरों से लड़ने वाले दो लोग आखिरकार रोशनी के बीच बैठे थे। और इस बार उन्हें किसी चमत्कार की नहीं, बस एक दूसरे के साथ की जरूरत थी। मेहंदी में लिखा हुआ नाम। हल्दी की रस्म के अगले दिन हवेली का रूप ही बदल गया था। पूरा आंगन रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से सजा था। सफेद चमेली और पीले गेंदे की खुशबू हवा में घुली हुई थी। हर कोने से हंसी, ढोलक और लोकगीतों की आवाजें आ रही थीं। आज मेहंदी की रस्म थी। मीरा अपने कमरे की खिड़की के सामने बैठी थी। उसके सामने शीशा था, लेकिन उसकी नजर खुद पर नहीं, अपने हाथों पर थी। कुछ घंटों बाद इन्हीं हाथों पर वह नाम लिखा जाने वाला था, जिसे उसने हर जन्म में किसी न किसी रूप में खोजा था। उसने अनजाने में अपनी सगाई की अंगूठी को छुआ और हल्के से मुस्कुरा दी। इतनी मुस्कुराने की आदत पहले नहीं थी। पीछे से आती आवाज सुनकर मीरा पलटी। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थीं। माँ उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मीरा के बालों को प्यार से सहलाया। जब तुम छोटी थीं, तब गुड़ियों की शादी कराती थीं और कहती थीं कि मेरी शादी सबसे अलग होगी। मीरा हंस पड़ी। मुझे तो याद भी नहीं। मुझे याद है। माँ की आंखें हल्की सी नम हो गईं। हर माँ को अपनी बेटी की छोटी छोटी बातें याद रहती हैं। कुछ पल दोनों बिना बोले एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रहीं। दोपहर होते होते मेहंदी लगाने वाली कलाकार आ चुकी थीं। आंगन के बीचों बीच फूलों से सजा एक छोटा सा मंच बनाया गया था। मीरा वहां बैठी। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। दुल्हन जी। कलाकार मुस्कुराई। दूल्हे का नाम कहाँ छुपाना है? अनाया तुरंत बोल पड़ी। इतना छुपाना कि जीजाजी आधा दिन ढूंढते रहें। पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज्यादा मत छुपाइए। उन्हें परेशान करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। अनाया ने नाटकीय अंदाज में कहा, वाह, शादी से पहले ही अधिकार शुरू। धीरे धीरे मेहंदी की महीन बेलें मीरा की हथेलियों पर उतरने लगीं। फूल, मोर, बेलें, और बीच में बहुत खूबसूरती से लिखा गया, आर्यन। लेकिन इतना कलात्मक कि पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता था। उधर आर्यन भी अपने दोस्तों के साथ आंगन में बैठा था। हालांकि लड़कों के लिए कोई रस्म नहीं थी, फिर भी सब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। सुना है, एक दोस्त ने कहा, अगर दूल्हा मेहंदी में अपना नाम जल्दी ढूंढ ले, तो शादी के बाद उसी की चलती है। आर्यन मुस्कुराया। मुझे किसी प्रतियोगिता में नहीं जीतना। तो
बस उसकी मुस्कान बनी रहे। वेद, जो पास ही बैठा था, मुस्कुराया। अच्छा, लगता है अब तुम सच में शादी के लिए तैयार हो। शाम ढलने लगी। मेहंदी सूख चुकी थी। मीरा बालकनी में खड़ी अपने हाथों को हवा दिखा रही थी। तभी नीचे बगीचे में खड़े आर्यन की नजर ऊपर उठी। दोनों की आंखें मिली। आर्यन ने इशारे से पूछा, दिखाओगी नहीं? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? उसने मुस्कुराकर अपने मेहंदी लगे हाथ पीछे छुपा लिए। पहले ढूंढना पड़ेगा। आर्यन हंस पड़ा। इतनी मुश्किल परीक्षा? मीरा ने हल्के से जवाब दिया। इतने जन्मों तक मुझे ढूंढ लिया, अब अपना नाम भी ढूंढ लेना। दोनों की हंसी शाम की हवा में घुल गई। ऊपर आसमान में चांद धीरे धीरे निकल रहा था। और हवेली पहली बार किसी युद्ध की नहीं, दो दिलों के मिलन की तैयारी कर रही थी। संगीत की वह शाम। शादी में अब केवल 2 दिन बाकी थे। सुबह से ही पूरी हवेली किसी उत्सव की तरह जग गई थी। आंगन में लकड़ी का एक भव्य मंच तैयार किया जा रहा था। चारों ओर सुनहरी और सफेद रोशनियां लटकाई जा रही थीं। फूलों की मेहराबें, रेशमी पर्दे और पीतल के दीपक पूरे वातावरण को राजसी गरिमा दे रहे थे। आज संगीत की शाम थी। मीरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने गहरे पन्नाहरे रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था। उसकी चोली पर बारीक जरी और मोतियों का काम था, जबकि दुपट्टा हल्के से उसके सिर पर टिका हुआ था। आईने में खुद को देखकर वह कुछ पल के लिए ठहर गई। उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। उसे अपने सारे जन्म दिखाई दिए। वह राजकुमारी, वह साधारण लड़की, वह योद्धा, और आज एक होने वाली दुल्हन। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। अगर तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहीं, अनाया ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, तो जीजाजी आज स्टेज पर बोलना ही भूल जाएंगे। मीरा हंस पड़ी। इतना भी नहीं, इतना ही, अनाया ने आंख मारते हुए जवाब दिया। उधर आर्यन भी तैयार हो चुका था। गहरे नीले रंग की शेरवानी, सुनहरी कढ़ाई और कंधे पर हल्का दुपट्टा। वेद ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज किसी राजा से कम नहीं लग रहे। आर्यन ने हंसकर कहा, राजा नहीं, आज सिर्फ एक दूल्हा हूं। शाम होते होते पूरा आंगन मेहमानों से भर गया। ढोल की थाप शुरू हुई। संगीत की मधुर धुन पूरे महल में गूंजने लगी। सबसे पहले परिवार के बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। फिर अनाया और उसकी सहेलियों ने एक चंचल प्रस्तुति दी। पूरा माहौल तालियों और हंसी से भर गया। कुछ देर बाद संचालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम बुलाना चाहेंगे उस जोड़ी को, जिसकी कहानी ने इतने तूफानों के बाद यह शाम देखी है। आर्यन और मीरा तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों मंच पर आए। एक पल के लिए संगीत भी जैसे धीमा पड़ गया। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मुझे यह नृत्य मिलेगा? मीरा ने उसकी आंखों में देखा, फिर बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। धीमी धुन बजने लगी। दोनों एक दूसरे की लय में कदम बढ़ाने लगे। कोई जटिल नृत्य नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो लोग जो एक दूसरे की मौजूदगी में सहज थे। नृत्य के बीच अचानक मीरा हल्के से मुस्कुराई। याद है पहली बार जब मिले थे? आर्यन आर्यन ने कहा, तब तुमने मुझे घमंडी समझा था और तुमने मुझे जिद्दी। दोनों हंस पड़े। शायद, मीरा ने धीमे स्वर में कहा, हम दोनों ही सही थे। हाँ, आर्यन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। लेकिन शायद इसी वजह से हम कभी हार नहीं माने। नृत्य समाप्त हुआ। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। वेद ने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी वह होती है जिसमें किसी को बदलना नहीं पड़ता। अनाया मुस्कुराई। बस एक दूसरे को स्वीकार करना पड़ता है।
रात गहराने लगी। मेहमान धीरे धीरे विदा होने लगे। मीरा बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। आर्यन उसके पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, कल आखिरी रात होगी, उसके बाद हर सुबह तुम्हारे साथ होगी। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। और हर शाम भी उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक समय हमारा साथ देगा। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। हवा में रातरानी की सुगंध घुल गई और आसमान में चमकता चांद मानो उनकी आने वाली नई जिंदगी को अपनी मौन स्वीकृति दे रहा था। बारात का आगमन। सुबह की पहली किरण के साथ ही हवेली जाग उठी। आज का दिन किसी साधारण उत्सव का नहीं था। आज मीरा और आर्यन का विवाह था। पूरे महल को सफेद चमेली, लाल गुलाब और पीले गेंदे के फूलों से इस तरह सजाया गया था कि दूर से देखने पर वह किसी स्वर्गिक महल जैसा प्रतीत हो रहा था। आंगन के बीचों बीच चंदन की लकड़ी से बना भव्य मंडप खड़ा था। उसके चारों स्तंभों पर ताजे फूलों की लतरें लिपटी थीं। मंडप के ऊपर सुनहरी घंटियां हवा के साथ मधुर स्वर में झनक रही थीं। मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। आज उसने गहरे सुर्ख लाल रंग का राजसी लहंगा पहना था। भारी जरी की कढ़ाई, मोतियों से जड़ा दुपट्टा और मां के हाथों से पहनाए गए पारिवारिक आभूषण। लेकिन उसके चेहरे की सबसे बड़ी शोभा उसका शांत मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसकी मां धीरे से उसके पास आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी नजर उतारी, फिर उसके माथे को चूम लिया। आज उनकी आवाज भर्रा गई, मेरी बेटी सचमुच अपने नए घर जा रही है। मीरा ने मां का हाथ अपने हाथों में ले लिया। घर बदल सकता है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आपका स्थान कभी नहीं बदलेगा। मां ने उसे गले लगा लिया। कमरे में कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। उधर आर्यन की हवेली में भी उत्सव चरम पर था। सफेद शेरवानी पर गहरे मरून रंग की शाही शॉल, सिर पर साफा और मोतियों की कलंगी। आज वह किसी राज्य के युवराज जैसा लग रहा था। अनाया ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, जी जाजी, आज अगर घोड़ी भी आपको देखकर शर्मा जाए तो हैरानी मत मानिएगा। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। वेद ने आगे बढ़कर आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। तैयार हो? आर्यन ने एक गहरी सांस ली। युद्धों से पहले कभी इतना नहीं घबराया जितना आज। वेद मुस्कुरा दिया। अच्छा है, जिस रिश्ते का सम्मान होता है उसके पहले थोड़ी घबराहट भी होती है। कुछ ही देर में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज उठी। घोड़ी को फूलों से सजाया गया। बारात निकलने का समय हो चुका था। ढोल, नगाड़े और शहनाई की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। दोस्त नाच रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। आर्यन ने घोड़ी पर बैठने से पहले एक बार आसमान की ओर देखा। मन ही मन बोला, इतने जन्मों तक उसे खोया, आज उसे अपना बनाने जा रहा हूं। धीरे धीरे बारात मीरा की हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंच गई। आतिशबाजी की चमक से पूरा आकाश रोशन हो उठा। शहनाइयों की धुन और तेज हो गई। द्वार पर मीरा का पूरा परिवार खड़ा था। पारंपरिक रीति से आरती उतारी गई। आर्यन ने आदरपूर्वक सिर झुका दिया। उसी समय ऊपर झरोखे से मीरा ने पहली बार दूल्हे के रूप में आर्यन को देखा। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर गया। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों में अनजाने ही नमी उतर आई। इतने जन्मों की अधूरी प्रतीक्षा आज उसके सामने खड़ी थी। नीचे आर्यन ने जैसे किसी अनदेखे एहसास से ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, सिर्फ एक शांत मुस्कान, जैसे दोनों एक ही बात कह रहे हों। इस बार हम बिछड़ेंगे नहीं। उसी क्षण मंदिर की घंटियां गूंज उठीं।
पंडित जी ने मंडप की ओर संकेत करते हुए कहा, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। और दोनों परिवारों की धड़कनों के बीच दो जीवनों का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। 7 फेरे 7 वचन। शहनाई की मधुर धुन पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। मंडप के चारों ओर सैकड़ों दीपक जल रहे थे। उनकी सुनहरी लौ हवा के साथ हल्के हल्के डोल रही थी, मानो वे भी इस शुभ मिलन के साक्षी बनना चाहती हों। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। चंदन और हवन की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। मीरा को उसकी सहेलियां और मां धीरे धीरे मंडप तक लेकर आईं। आज उसके हर कदम में संकोच भी था और विश्वास भी। उसने जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, आर्यन की नजर अनायास उसी पर ठहर गई। एक पल के लिए उसके आसपास की सारी आवाजें जैसे धुंधली पड़ गईं। उसे केवल मीरा दिखाई दे रही थी। वेद ने मुस्कुराकर उसके कान में धीरे से कहा, दूल्हे राजा, अगर ऐसे ही देखते रहे तो पंडित जी को विवाह रोककर आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मंत्र भी सुनने हैं। आर्यन हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा सामने आकर बैठ गई। उसने एक क्षण के लिए नजर उठाई। दोनों की आंखें मिलीं। उन आंखों में न कोई संकोच था, न कोई अधूरापन, बस एक गहरा अपनापन था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। अब वरवधू एक दूसरे का हाथ थामे। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने बिना हिचकिचाए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, वह एक शांत विश्वास था। पंडित जी बोले, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो जीवन यात्राओं का मिलन है। पहला फेरा प्रारंभ हुआ। अग्नि के चारों ओर चलते हुए आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं, हर परिस्थिति में तुम्हारा सम्मान करूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और मैं वचन देती हूं, तुम्हारी हर खुशी और हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। दूसरा फेरा, हम एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे। तीसरा फेरा, हम अपने परिवारों को अपना परिवार मानेंगे। चौथा फेरा। आर्यन कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, अगर कभी जीवन में अंधेरा आया तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने उत्तर दिया, और अगर कभी तुम थक गए तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम अकेले नहीं हो। पांचवा फेरा। दोनों ने साथ मिलकर आने वाली हर नई सुबह को स्वीकार करने का वचन दिया। छठा फेरा। दोनों ने विश्वास को अपने रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनाने का प्रण लिया। सातवां और अंतिम फेरा। अग्नि की लौ कुछ ऊंची उठी, मानो स्वयं प्रकृति इस क्षण को आशीर्वाद दे रही हो। आर्यन ने मीरा की ओर देखकर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी जीवन संगिनी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हो। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। और तुम, मेरे हर जन्म की सबसे सुंदर प्रार्थना। मंडप में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थीं। अनाया ने चुपचाप आंसू पोंछे। मैंने इन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा, उसने धीमे स्वर में कहा। वेद ने उत्तर दिया, कुछ प्रेम कहानियां जीतकर पूरी नहीं होती, वे निभाकर पूरी होती हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। आर्यन ने कांपते हाथों से सिंदूर उठाया। मीरा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। एक क्षण बाद उसकी मांग सिंदूर से भर चुकी थी। इसके बाद आर्यन ने मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। मीरा ने पहली बार अपने नए जीवन को महसूस किया। अब वह केवल मीरा नहीं थी, वह आर्यन की जीवन संगिनी थी। शंखनाद गूंज उठा। फूलों की वर्षा होने लगी। पूरा मंडप तालियों और शुभकामनाओं से भर गया। आर्यन ने धीरे से मीरा का हाथ थामा। अब, उसने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। अब घर चलते हैं। और उसी क्षण
दो अधूरी यात्राएं एक साझा जीवन में बदल गईं। हर जन्म तुम्हारा। शंखनाद की गूंज धीरे धीरे शांत हो गई। मंडप में बैठे सभी लोग नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे। आर्यन और मीरा ने सबसे पहले अपने माता पिता और बड़ों के चरण स्पर्श किए। दादी माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान बनाए रखे। दोनों ने एक साथ कहा, आशीर्वाद बनाए रखिए। रात गहरा चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। विदाई का समय आ गया था। मीरा अपनी मां के गले लगकर रो पड़ी। लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। यह एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े होने की भावनाएं थीं। उसकी मां ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, घर बदलता है, लेकिन रिश्ते कभी नहीं बदलते। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आर्यन चुपचाप कुछ दूरी पर खड़ा था। वह जानता था, इस पल को शब्दों की नहीं, धैर्य की जरूरत है। कुछ देर बाद मीरा उसके पास आई। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस एक स्पर्श में एक वादा था, अब कभी अकेली नहीं। नई हवेली के मुख्य द्वार पर दोनों का स्वागत हुआ। आरती उतारी गई। मीरा ने दहलीज पर चावल से भरा कलश हल्के से आगे बढ़ाया और घर में प्रवेश किया। उसके पैरों के लाल निशान सफेद संगमरमर पर उभर आए। दादी मां मुस्कुराईं, घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। कुछ देर बाद सारी रस्में पूरी हो गईं। मेहमान धीरे धीरे विदा होने लगे। पूरी हवेली शांत होने लगी। रात के अंतिम पहर आर्यन और मीरा महल की सबसे ऊंची बालकनी में आकर खड़े हुए। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे पूरा शहर दीपों की रोशनी में चमक रहा था। मीरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, याद है, एक समय था जब हम हर रात आने वाले संकट का इंतजार करते थे। आर्यन मुस्कुराया, और आज मैं बस अगली सुबह का इंतजार कर रहा हूं, जो तुम्हारे साथ होगी। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि यह सब सपना हो? आर्यन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अगर यह सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। दोनों कुछ देर चुपचाप चांद को देखते रहे। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में पुनर्जन्म होता है तो मैं हर जन्म में तुम्हें फिर से चुनूंगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, और मैं हर जन्म में तुम्हें पहचान लूंगा। उसी क्षण ठंडी हवा का एक झोंका आया। आसमान में चमकता चांद बादलों के पीछे से और उज्ज्वल होकर निकल आया, जैसे समय स्वयं उनके प्रेम को आशीर्वाद दे रहा हो। युद्ध समाप्त हो गए थे। रहस्य समाप्त हो गए थे। सिस्टम समाप्त हो चुका था। लेकिन प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वह अब एक नई यात्रा बन चुका था। एक ऐसा सफर जो हर जन्म में फिर शुरू हो सकता था। कुछ कहानियां अंत तक पहुंचकर समाप्त नहीं होती। वे किसी के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। समाप्त। दोस्तों, यहीं पर अनंत पुनर्जन्म प्रेम कथा का पहला सीजन समाप्त होता है। अगर आपको आर्यन और मीरा की यह प्रेम, पुनर्जन्म, रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं। अगर आपका प्यार और समर्थन मिला तो हम बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा सीजन लेकर आएंगे, जहां उनकी जिंदगी का एक नया और रोमांचक अध्याय शुरू होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बिल्कुल नई कहानी, जो पहले से भी ज्यादा धमाकेदार, रहस्यमयी, रोमांच, इमोशंस और दिल छू लेने वाले रोमांस से भरपूर होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपसे मिलूंगा कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।